आप ये क्यों कर रहे थे, मतलब आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? सरकार चाहे मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा ले, और जिन लोगों पर मैं आरोप लगा रहा हूँ, चाहे वो धर्मवीर सिंह यादव हो, हिना खान हो, या जो भी पॉलिटिकल लीडर इस मामले में बीच में थे, वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लें। के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप गालियां बहुत देते हैं, जिसमें एक ऑडियो इनके द्वारा 18 जनवरी 2025 को वायरल कराया गया पुलिस के द्वारा। वो हुआ था ना आपकी बात, जी जी। उसका आपको 50% आज करवाना पड़ेगा। अच्छा। आप आज करवा सकते हो शाम तक? हाँ। कि सरकार बैठ के घोटाला चला रही थी, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के अधिकारी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS शपथ पत्र पर स्वीकार करने के बाद, लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग मेरे खिलाफ की, लगातार चलते रहे। मैंने इस लड़ाई को फिर भी पीछे नहीं छोड़ा। मेरे छोटे भाई जैसे हैं आशीष चतुर्वेदी, जो कि व्यापम घोटाले के मुख्य विसल ब्लोअर हैं। ग्वालियर से लगातार मुझे अप्रोच कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें कहने को हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। बहुत सारे चैनलों पर और यूट्यूब्स पर उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो मैं तो ग्वालियर जा नहीं सकता था, वो अपनी बात कहने के लिए ग्वालियर से दिल्ली आए हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। 2015 में व्यापम घोटाला हुआ था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला, जिसमें कथित तौर पर बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, एक रिपोर्टर की भी मौत हुई थी। उस घोटाले को उजागर करने के लिए जो आशीष चतुर्वेदी की मुहिम थी, उसमें जिस किसी ने भी साथ दिया, उसको कुछ न कुछ नुकसान या तो हो गया या होने की संभावना हुई। काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय वो व्यापम घोटाला था। उस व्यापम घोटाले का अंतिम नतीजा क्या हुआ, ये भी हम उनसे जानेंगे। उसके बाद उन्होंने जो सामाजिक संघर्ष की मुहिम है, अलग अलग मुद्दों पर जो वो सामाजिक संघर्ष करते हैं, खासतौर से सत्ता से टकराते हैं, उसके किस्से हैं उनके पास, और उनको अपनी बातें कहनी हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हमारे लिए वो किस्सा है, लेकिन उनके लिए वो जीवन मरण का प्रश्न है। तो उन किस्सों को हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं उसकी गंभीरता को समझते हुए ही हमने ये उचित समझा कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो कम से कम हम एक छोटी सी कोशिश करें। इस पूरे पॉडकास्ट में आशीष चतुर्वेदी जो बातें बताएंगे, उसकी जो गारंटी है वो खुद ही उनकी होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी बात को इसलिए सुनने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं खुद ABP न्यूज़ की ओर से उनको कवर करने 2015 में उनके घर ग्वालियर गया था, दिल्ली से चल करके, और उनका लाइव वगैरह किया था। तो एक ऑथेंटिसिटी मेरे मन में उनके प्रति बनी हुई है। उस पुरानी ऑथेंटिसिटी के कारण मैंने उनसे बात करना उचित समझा, लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट में वो जो कुछ भी कहेंगे उसकी गारंटी उनकी होगी। बहुत सारा मटेरियल वो हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उसका जो साक्ष्य है, उसकी जो पुष्टि है, वो हमारी ओर से नहीं है, वो खुद आशीष चतुर्वेदी की जिम्मेदारी है। ये आशीष चतुर्वेदी का दिया हुआ मटेरियल होगा, और उनकी जो सारी बातें हैं वो उसका प्रमाण उन्हीं के पास है। हम सिर्फ मीडिया का एक माध्यम है कि उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, और वो मैंने देखा है कि किस तरीके से वो सत्ता से टकराते रहे हैं और सत्ता से जूझते रहे हैं। बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हैं, और बहुत सारी और बातें हैं जो वो खुद बताएंगे। फिलहाल आपके लिए हम एक एक करके उनसे उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे वो दो चार होते रहे हैं। उनको लेकर के खास बात यही है कि वो लगातार सत्ता से टकराने वाले व्यक्ति हैं। कम उम्र है, लेकिन जितनी उनकी उम्र है वो कहते हैं कि उससे ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें हम आशीष चतुर्वेदी जानेंगे। आशीष चतुर्वेदी, आप ग्वालियर से चल करके दिल्ली आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रविकांत टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। तो आशीष, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो व्यापम घोटाला, जहां से हमारी आपकी मुलाकात हुई, जिस मुद्दे पर, क्या हुआ फाइनली व्यापम घोटाले में? कितनों को सजा हुई, क्या हुआ,
क्या आपने जो काम किया उस समय आपको संतुष्टि है उससे? जैसा देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति है, चूंकि आप सभी जानते हैं, चाहे देश में चारा घोटाला रहा हो या व्यापम घोटाला, जिसको हमारे जैसे कुछ साथियों के द्वारा मिलकर और मीडिया के लोगों के द्वारा एक विश्व पटल पर लाया गया था, लेकिन जांच दर जांच, एजेंसियां जांच की बदलती गई। 2015 में ये मामला सीबीआई को दिया गया और जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के बीच लगातार मामला झूल रहा है। सीबीआई जिन मामलों में चार्जशीट पेश की है उनमें भी कई सारे आरोपियों को लाभ दिया। कई मामलों में जहां साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को छोड़ा गया, उन मामलों में सरकार यानी स्टेट प्रोसिक्यूशन को अपील और करनी थी, मजबूत दलीलें देनी थी। चूंकि सरकार के ही लोग आरोपी हैं तो लगातार सरकार के लच्चर रवैये के कारण मामला आज भी न्यायालयों में लटका हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई थी इस मामले से डायरेक्ट जुड़ा होकर? लगभग 55 लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक पत्रकार अक्षय सिंह जी की भी मृत्यु इसमें हुई थी, जब वो इस पूरे मामले को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश आए हुए थे। किस संस्थान से रिलेटेड थे? आज तक से, इंडिया टुडे आज तक। अच्छा, तो ये नटशेल में बताइए कि ये मामला था क्या और आपकी क्या भूमिका थी इसमें? ये मामला व्यापम, जो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम से जाना जाता है, वो संस्था 38 तरीके के लगभग एग्जाम कराती थी, जिसमें भर्ती के एग्जाम पुलिस भर्ती से लेके कॉलेज में मेडिकल डॉक्टर बनाने तक के भर्ती के पटवारी, ऐसे कई सारे एग्जाम कराती थी। यहाँ मतलब अलग तरीके से पूरा, एक तो है इनका इंजन बोगी सिस्टम, यानी कि इंजन बोगी, इंजन यानी कि जो होशियार लड़का है, बोगी यानी कि जो कमजोर लड़का है उसको आंसर कॉपी कराना, पेपर आउट कराना, इम्पर्सोनेशन के थ्रू एग्जाम कराना, OMR सीट जो ब्लैंक है उसको अंदर ही फिल कर देना। इन तरीकों से, फर्जी तरीके से जो भर्तियां कराई जा रही थी, ये पूरा भर्ती घोटाला था। रेलवे का तो आपने एकदम नया ही एक उपमा दे दिया, एक उसका पिक्चराइजेशन कर दिया कि जो व्यापम घोटाला था वो इंजन बोगी सिस्टम था उसमें। बेसिकली ये उपमा मैंने नहीं, ये जो इस स्कैम को चलाते थे उनका कोड वर्ड था कि आप इंजन बोगी सिस्टम में जाना चाहते हैं तो इंजन बोगी सिस्टम, वो आपको एक इंजन प्रोवाइड करते थे। उसके मतलब जो होशियार लड़का है, सबसे सेफर साइड रहता था OMR सीट को फिल करना, पर वो ज़्यादा कॉस्टली तरीका था। तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग पेपर आउट होना, मतलब चांसेस है, कई बार कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलते थे तो कम चार्जेस लगते थे। एज पर दी चार्जेस आपको सर्विस मिलती थी। बोगी मतलब लद्दड़ छात्र जिनको नकल करनी है, नकलची छात्र, और इंजन मतलब होशियार छात्र, हाँ, जो उनको खींच के ले जाएगा, जो उनको खींच कर ले जाएगा। हाँ। अपराधी दोनों ही हैं। बिल्कुल। तो अपराधी दोनों ही नहीं, इनके साथ सिस्टम भी अपराधी है, क्योंकि पूरा सिस्टम इस पूरे मामले में क्या, जो एक बड़ी देखने लायक बात है, जो आम लोगों को और सिस्टम को देखनी चाहिए, कि सरकार बैठ के घोटाला चला रही थी। सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के अधिकारी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ स्टूडेंट, किसान, किसी का पिता किसान है, उसने जमीन बेचकर पेपर आउट कराने के लिए पैसा दिया, वो आरोपी बना। लेकिन अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने जो पैसा लिया, किसी नेता ने जो पैसा लिया, वो आरोपी नहीं बनाएंगे। जैसे ही ये सिस्टम ऊपर तक पहुंचा, उसके बाद पूरे घोटाले को दबाने का जो लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया, सरकार यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों, ऐसा नहीं है विपक्ष इस मामले में, विपक्ष ने राजनीति की, पर इस मामले को एक सबसे बड़ा दोषी आप इसमें किसको मानते हैं जिसने दबाया इस पूरे मामले में? चूंकि पावर में भाजपा और सरकार है, तो पावर बेसिकली जो सिस्टम में बैठा होता है, ड्यूटी उसकी होती है एक्शन लेने की। कौन था? सरकार भाजपा की, चूंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी सारा। और इस जो कि मैं चूंकि लॉ स्टूडेंट भी हूँ, लॉयर भी हूँ, तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय हैं, उनको सच्चाई, ईमानदारी की जो गरिमा बचानी चाहिए, कहीं ना कहीं वो साख भी दांव पर लगी हुई है। ये मौतें कैसे इसमें हो गई? घोटाला था तो ठीक है कि भाई घोटाला था, दबाया गया, लेकिन मौतें कैसे हो गई? 55 मौतें आप बता रहे हैं। बेसिकली इस घोटाले की जब लिंक को कनेक्ट किया जाएगा तो बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। तो जहां हाई प्रोफाइल लोग की लिंक आ रही थी कि इन्होंने इनको एग्जामिनेशन में पैसे दिए, इनके थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ, तो उन पार्ट्स पर उस लिंक को ब्रेक करने के लिए लोगों के मर्डर किए गए, प्लान्ड मर्डर। अच्छा, ये जो 55 मौतें आप बता रहे हैं, ये खुदकुशी वगैरह नहीं है? नहीं, 55 प्लान नहीं कह रहा हूँ, 55 में से मैक्सिमम प्लान मर्डर थी।
कुछ कोइंसिडेंट भी थे, रोड एक्सीडेंट या कुछ मेडिकल डेथ्स वगैरह, लेकिन मैक्सिमम डेथ्स मर्डर थे। अच्छा, जो प्लांट मर्डर जो नहीं थे, रोड एक्सीडेंट वगैरह, उसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? वो एक्चुअली जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, चूंकि व्यापम स्कैम में जो एक्यूज थे या विटनेस थे या जो भी तो चूंकि जब नंबरिंग एक काउंट की गई तो वो सारे कौन कहाँ कब कैसे मरा, और चूंकि सीरीज एक इस टाइप से चली टाइम की, अच्छा, कि लगातार उसी टाइम पीरियड में उसी टाइम फ्रेम में उन लोगों के मर्डर जो अलग कारणों से मौत हुई, दरअसल वो या तो गवाह थे या इस तरीके से लिंक थे केस या से, गवाह थे या आरोपी थे या कहीं ना कहीं उस केस में उनका कोई कनेक्शन था, इसलिए उसको व्यापम में हुई मौतों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ग्वालियर से चल करके आप यहाँ पर अपनी कौन सी महत्वपूर्ण बात कहने आए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, और मामला क्या है? देखिए मामला ये है कि जब वर्तमान में आज हम सड़क पर या कहीं भी चलें तो न्याय व्यवस्था के लिए पुलिस जिसने वर्दी पहनी हुई है, उस संस्था का काम होता है कि कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन हो। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज के लिए स्थिति बहुत ही भयावह होगी। बहुत सारी मामले होंगे आपके पास, लेकिन जो हम बात करेंगे वो ऐसे करेंगे कि हर मामला अलग अलग कम शब्दों में हम दर्शकों को बता बिल्कुल, मैं वही तो टू दी पॉइंट पहले तो क्लियर कर दीजिए कि कौन सा मामला आप बताने जा रहे हैं अभी? पुलिस के द्वारा चलाया जाने वाला एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन का रैकेट के मामले में। सेक्सटॉर्शन, वो भी पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा। मैं इसीलिए रक्षक ही भक्षक वाली बात आपसे यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि रक्षक ही ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जो मेरे पास प्रमाणों के साथ हैं, जिसमें ऑडियो और वीडियो भी है कि पुलिस अधिकारी सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं। सेक्सटॉर्शन जैसे कैसे कि पुलिस अधिकारियों ने एक होटल लिया या किसी को होटल में भेजा, होटल को बोला, और वहाँ कई सारे कॉमन लोग जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, थोड़े से फाइनेंशियली साउंड हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीए का भांजा रहा हो या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग, इनको पहुँचा, उन्होंने भेजा और वहाँ उन्होंने जो भी एक अपना एक्ट किया, जो भी रिएक्शन हुआ, अगर वो इलीगल एक्ट था तो उन पर एक्शन होना था, लेकिन उस इलीगल एक्ट के बदले आपने उनसे पैसे लिए, पैसे लेकर उगाही की। और ताज्जुब की बात आप इस मामले में देखिए, ग्वालियर पुलिस के लोगों ने जो एक उस समय सब इंस्पेक्टर थी, अभी इंस्पेक्टर है, सुरुचि सिवहरे, उन्होंने अपने ही साथी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र भदौरिया, उसी जिले में पदस्थ रहने वाले, उनसे भी वसूली की, उनसे भी पैसे मांगे, एक्सटॉर्शन के लिए दबाव बनाया। वो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस अधिकारियों के पास लगातार जा रहा है, अधिकारी उसको मदद नहीं कर रहे। उसके बाद वो आत्महत्या करने जाता है, तब मेरे पास संपर्क करता है, फिर मैं उस मामले में मदद करता हूँ, और उसके बाद वो ऑन रिकॉर्ड रिटर्न पे उस सब इंस्पेक्टर विजेंद्र भदौरिया के द्वारा पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई कि मुझसे एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग की गई, सिर्फ बलात्कार के झूठे मामले में नाम डालने के नाम पर। इस पूरे मामले को जब मेरे द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, ये मामला बढ़ा, फिर इस दरमियान मुझ पर दबाव बनाने के लिए इन अधिकारियों ने बलात्कार पीड़िता का वीडियो जो इनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बलात्कार पीड़िता कई सारे अधिकारियों के नाम ले रही है, इंक्लूडिंग वो यह भी कह रही है कि पुलिस मुख्यालय से एक डीएसपी इस तरह के अधिकारी आए और उन्होंने भी उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, मध्य प्रदेश पुलिस के, इतनी जिम्मेदारी के साथ, मतलब। और वो वीडियो चूंकि पुलिस अधिकारी के द्वारा मुझे भेजा गया, जब इस मामले में भेजने के बाद उन्होंने जो इंटेंशन था, उन्होंने कहा बलात्कार पीड़िता का वीडियो तुम्हारे पास है, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करते हैं पहचान उजागर करने का। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई पहचान मैंने उजागर नहीं की, वीडियो आपने मुझे भेजा है, मैंने कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला, मैंने उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया। तब इनको ये बात समझ में आई। चूंकि उसके बाद ये लगातार लड़ाई और विवाद चलता रहा, उस दरमियान मैं बीमार हो गया, जो शिकायतें थी तो शिकायतें उस मेरे बीमारी के दौरान इन्होंने एक तरफा रूप से पुलिस के फेवर में बंद कर दी। बीमारी के बाद जब मैं ठीक होकर आया तो मुझे पता लगा कि दोषी अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, तो इन्होंने, फिर मैंने शिकायतें दी, तब भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मैंने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 8 दिन के अंदर पुलिस अधिकारी इस पर डीजी से लेकर सभी अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करते तो उस बलात्कार पीड़िता का वीडियो मेरे द्वारा आप सभी अधिकारियों को व्हाट्सअप किया जाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाएगा, उसके नाम और पहचान उजागर होने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जिसके बाद एक आईपीएस अधिकारी श्री ऋषिकेश मीणा, उनको तत्कालीन एडिशनल एसपी की जांच सौंपी गई इस मामले की।
उन्होंने जांच में अपनी प्रमाणित पाया कि पुलिस अधिकारियों ने रेप पीड़िता की पहचान उजागर की और रेप पीड़िता का वीडियो मुझे भेजा। आप सोचिए, इस जांच के प्रमाणित होने के बावजूद आज तक किसी पुलिस अधिकारी पर एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन वसूली के मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। जबकि इसी मामले के सेम मामले में शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत के, उन्होंने रेप पीड़िता का नाम जब मिलने के बाद ट्वीट कर दिया था और उन पर एफआईआर हो गई। क्या पुलिस अधिकारी इतने बड़े हो गए कानून से? पुलिस अधिकारी के लिए जो एक देश और दो विधान के खिलाफ मेरी लड़ाई है कि आम अधिकारी, किसी आम आदमी, कंपाउंडर, डॉक्टर, चपरासी, चौकीदार किसी को थप्पड़ मारे और गाली बके तो सीधे एफआईआर कर लेते हैं। आम दूसरे विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेता है, डॉक्टर, तो इन्हीं की पुलिस लोकायुक्त एफआईआर कर लेती है। लेकिन पुलिस वाला नाके पर खड़े होकर चौराहे पर वसूली करता है, एक्सटॉर्शन करता है, लाखों रुपए रिश्वत लेता है या गाली दे, रिश्वत ले, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सिर्फ डिपार्टमेंटल खेल के उसको आप क्लीन चिट दे देते हो। वो वर्दी पहन, आप बेसिकली उसको वर्दी पहनाकर डकैती का लाइसेंस दिया हुआ है इन लोगों ने। उस सिस्टम के खिलाफ मेरी लड़ाई है। इस मामले में आपने क्या किया है? इस मामले में लगातार मेरे द्वारा शिकायतें की गई। शिकायतों के बाद मुझ पर फिर दबाव बनाने के लिए मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत की और दबाव बनाने के लिए कि मैं इस मेरे खिलाफ सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में झूठ दबाव बनाने के लिए इन्होंने मुझ पर झूठी एफआईआर करने के लिए आवेदन दिए। लेकिन मैं दबाव में नहीं आया तो पुलिस अधिकारियों ने बाद में एफिडेविट दिया कि हम आशीष चतुर्वेदी की झूठी शिकायत उस पर दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। ये भी मुझे लगता है मध्य प्रदेश या देश में पहला मामला होगा जहां पुलिस अधिकारियों ने शपथ पत्र पर स्वीकार किया। शपथ पत्र पर स्वीकार करने के बाद लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग मेरे खिलाफ की लगातार चलते रहे। मैंने इस लड़ाई को फिर भी पीछे नहीं छोड़ा। तो जिला अभियोजन अधिकारी के पास ये मामला राय के लिए गया। चूंकि पुलिस के साथ ही उसी से जुड़ा एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें एडवोकेट होते हैं और जो सरकारी रूप से अपॉइंट होते हैं जिले के लिए विधिक राय देने के लिए। जिला अभियोजन अधिकारी ने भी उस मामले में गलत राय दी और वो भी जांच सिद्ध पाई गई, जिसमें तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित, उनका डिमोशन भी किया गया शासन के द्वारा। मेरी शिकायत पर उनको डिमोशन किया गया, लेकिन बाद में न्यायालय और अन्य प्रक्रियाओं से वो अपने आप को बचाते हुए आज तक मामले को लिंगर ऑन किए हुए हैं। और ये सारी बात इसके बाद इसी दरमियान वो संबंधित पुलिस अधिकारी सुरुचि सवेरे मेरे सामने हाथ पैर जोड़ने, गिड़गिड़ाने और रोने और इसके पहले धमकाने आए। धमकाने से जब बात नहीं बनी तो इन्होंने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू किया। उस पूरी घटना का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें वो मुझे धमकाते हुए भाजपा नेताओं के साथ आई थी। उसके बाद जब मेरा इलाज चल रहा था, मैं अस्पताल में ही था, वहीं धमकाने के बाद जब काम नहीं चला तो रोना और गिड़गिड़ाना वो आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई देगा सीसीटीवी में। तो ये सारी कार्रवाई आप एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते कर रहे थे या आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट था? मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरा अगर इन्वॉल्वमेंट होता तो पुलिस इन मामलों में मेरे खिलाफ एफआईआर, मुझसे मदद मांगने इनके पुलिसकर्मी आए क्योंकि पुलिसकर्मियों के साथ एक्सटॉर्शन सेक्सटॉर्शन हो रहा था। ना ही मेरे किसी परिवारजन के साथ, ना ही मेरे किसी मित्र के साथ। तो आप ये क्यों कर रहे थे? मतलब आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मैं खुद लॉयर भी हूँ, लॉयर स्टूडेंट भी हूँ। मेरा मानना संवैधानिक अधिकारों की बात हर व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन आज देश में स्थिति और हालात वर्तमान में ये है कि 90% लोग, मैं 100% को नहीं कहूँगा, 90% लोग अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। 10% लोग जो हैं वो अपनी और मुझे लगता है दूसरों के लिए भी हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए शायद ये स्थिति और परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, MSW मास्टर इन सोशल वर्क किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपकी आमदनी का सोर्स क्या है? मैं लीगल कंसल्टेंसी और लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। आपको उस समय व्यापम के टाइम पे सुरक्षा मिली हुई थी, क्या वो अभी भी मिली हुई? सुरक्षा मुझे पुलिस ने अभी भी दी हुई है सुरक्षा, लेकिन 14 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई, वापस कर दी गई थी। लगातार लिखित में दिया गया क्योंकि ग्वालियर SSP है धर्मवीर सिंह यादव, IPS धर्मवीर सिंह यादव, जब इस एक्सटॉर्शन के मामले में पिछले वर्ष 2024 में 26 दिसंबर 2024 को लल्लन टॉप पर मेरे द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था। उस इंटरव्यू में इनके कई सारे ऑडियो वीडियो चलाए गए थे, जिस एक ऑडियो में ग्वालियर की CSP हिना खान, जो अभी जय श्री राम के नारों से काफी चर्चा में आई थी,
उन सीएसपी के ऑडियो है, ऐसे एक नहीं कई ऑडियो, पर एक ऑडियो मेरे द्वारा चलाया गया जिसमें वो 50 लाख की रिश्वत मांग रही हैं। 5 लाख रुपए रिश्वत लेना स्वीकार किया और 20 लाख रुपए की रिश्वत उन्होंने बताया कि एसपी यानी धर्मवीर सिंह यादव, उनके वरिष्ठ अधिकारी, फरियादी से ले चुके हैं। मतलब 1 करोड़ की जो 70 लाख रुपए की डील है, और उसमें क्लियर कहा कि आशीष चतुर्वेदी को ये मामला पता लग गया, इस वजह से इस पूरे मामले में रायता फैल गया है और मीडिया वगैरह को भी हमने मैनेज कर लिया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन्होंने मेरे खिलाफ माहौल बनाया, मीडिया को मैनेज किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ललन टॉप पे आरोप लगा रहे हैं कि मैनेज हो गया उस और लल्लन टॉप के साथ और भी मीडिया हाउसेस, क्योंकि लगातार 1 साल से मेरी लड़ाई, और मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, इस बात को सीएसपी हिना खान उस ऑडियो में स्वीकार कर रही हैं। और उस ऑडियो की ऑथेंटिकेशन की जांच मेरे द्वारा फोरेंसिक लैब से करा ली गई है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। अनटेम्पर्ड ऑडियो, उसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में चूंकि लगातार शिकायतें 1 साल से कर रहा हूं, सिर्फ उसमें वॉइस सैंपलिंग करा दें आरोपी साबिर खान की जो 409, 406, 420 का आरोपी है, और सीएसपी हिना खान की उस ऑडियो की सत्यता सामने है सबके। तो ललन टॉप ने तो चला दिया, उसने अपना अच्छा काम किया, उस पर क्यों? लल्लन टॉप ने चलाया नहीं। लल्लन टॉप ने 26 दिसंबर को प्रोमो रिलीज किया 2 मिनट का। उस प्रोमो में मेरे द्वारा कई सारे मध्य प्रदेश सरकार की फोरेंसिक लैब से लेकर मैं इस हिना खान के द्वारा शादी के निकाह के बदले केस सेटलमेंट की बात, ऐसे प्रस्ताव के उल्लेख किया गया था, और भी कई सारे गंभीर आरोप थे। लेकिन वो 2 मिनट का प्रोमो शाम को 4 घंटे बाद डिलीट किया गया लल्लन टॉप के द्वारा। और उस लल्लन टॉप के 1 घंटे से ज्यादा के इंटरव्यू में आप देखिए लगभग 40 कट लल्लन टॉप के द्वारा लगाए गए। मेरे द्वारा मेरे ट्विटर पर टैगलाइन पे एक ट्वीट टैग किया गया है कि सरकार और तंत्र के दबाव का नमूना आप देखिए किस तरीके से इंटरव्यू में काट छांट की गई। और आज भी वो मेरी टैगलाइन पर मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं आशीष 2612 के ट्विटर अकाउंट पर। किसने किया था वो इंटरव्यू? मेरा आशीष, मेरे ही नाम से जुड़े हुए मेरे ही नाम वाले व्यक्ति आशीष एक पत्रकार थे, उन्होंने वो लल्लन टॉप में इंटरव्यू लिया था। 26 दिसंबर 2024 को उसका प्रोमो रिलीज हुआ था, और 27 दिसंबर को कई सारे कट के साथ मेरा वो इंटरव्यू आया था, जिसमें मेरे अलावा मतलब देखने वाली ऑडियंस ने कम से कम लगभग 500 कमेंट ऐसे होंगे कि आपने लल्लन टॉप भी डर गया, लल्लन टॉप ने यहाँ कट लगाया, इतने मिनट पर, लोगों ने एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ लिखा इतने मिनट पर आपने ये कट लगाया। वो वीडियो मौजूद है? हाँ, आज भी मौजूद है उनकी वेबसाइट पे। हाँ, उनकी वेबसाइट पर कट वाला, कटेड वीडियो, ओरिजिनल वीडियो नहीं। तो ये तो सेक्सटॉर्शन वाला केस हो गया। दूसरा और क्या मामला? दूसरा और मामला जो ग्वालियर एसएसपी हैं आईपीएस धर्मवीर सिंह यादव, मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ बता रहा हूं कि वो खुद 302 और 307 के आरोपी हैं। इनका आईपीएस अवार्ड हुआ। एक्चुअली मामला क्या, पहले मामला बता दीजिए ताकि दर्शकों को क्लियर रहे। अलग अलग मामले, हमने व्यापम पर बात किया, हमने सेक्सटॉर्शन पर बात किया, अब किस मामले? अब मैं बात कर रहा हूं पुलिस अधिकारियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर। चूंकि पुलिस पूरे उसमें कुछ खास पॉइंट है जिस आपराधिक तो बहुत सारे जगहों पर पाए जाते हैं। नहीं, आपराधिक पुलिस, चूंकि जो पुलिस ने अपराध रोकने का जिम्मा उठाया हुआ वो खुद अपराधी है। मैं ये बता रहा हूँ, आम आदमी की किस तरीके से अपराधी है। एफआईआर उनके अगेंस्ट है, मर्डर की, रॉबरी की, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जैसे हम देखते हैं किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में पुलिस अगर किसी पर एफआईआर करती है तो एफआईआर चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुरंत ट्वीट किया जाता है, उनके सोशल हैंडल पर डाला जाता है। चूंकि पुलिस अधिकारी, बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो कई सारे अपराधों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर जिला है, वहां के वर्तमान एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव 302 और 307 का इन पर आरोप है। ये इनका आईपीएस अवार्ड होने के पहले इनकी शिकायत हुई और जांच शुरू हुई, यूपीएससी के द्वारा जांच कराई गई। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा मेरे नाम से शिकायत की गई थी, मैं ना इनको जानता था, ना मेरा इनसे परिचय था। जांच के लिए मामला आया, मेरे द्वारा सिर्फ इतना सा कथन दिया गया कि शिकायत में आरोप गंभीर है, शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई, इसकी जांच कराया जाना उचित होगा। इस पूरे मामले को इनके द्वारा फाइल करा दिया गया। जब ये ग्वालियर आए तो आने के बाद कुछ समय बाद बोले तुम वही हो जिसने मेरी शिकायत की थी, तो मुझे लगा लाइटली वे में। लेकिन जब ये एक्सटॉर्शन के मामले मैंने इनके और हिना खान के पकड़े, जिसमें कि साबिर खान ने शपथ पत्र भी दिया हुआ है, साबिर खान का ऑडियो है, हिना खान का एक दूसरा वीडियो है, वो जिसपे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस पूरे मामले के पकड़े जाने के बाद इनके द्वारा मुझे राजीनामे के लिए बुलाया गया, दबाव बनाया गया, लेकिन मैं नहीं माना। इस पूरे मामले में एक अच्छी और आपको आश्चर्यचकित बात बताता हूं कि कांग्रेस और भाजपा कैसे एक है।
कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी मुझे फोन करते हैं कि एक बार इनकी मदद कर दो। भाई ऐसी क्या स्थिति आई? किनकी मदद कर दो? पुलिस वालों की। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी क्या कोई स्थिति? खास पुलिस वाले की? हिना खान का नाम लिया और धर्मवीर सिंह, क्योंकि यही दोनों उस समय फंस रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने उनको क्लियर मना किया, मैंने कहा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपको फोन कर दिया? हाँ, दिग्विजय सिंह, क्योंकि उस ऑडियो में जो रिश्वत मांगी गई है उसमें वर्तमान ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा का भी नाम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही गाड़ी में सवार हैं, उनका भी नाम है और उनके नाम पर ही रिश्वत मांगी गई। और भारत सिंह कुशवाहा को मेरे द्वारा लगातार पत्र लिखे गए, इस बात को बताया गया कि अगर इस रिश्वत का हिस्सा आपके पास नहीं पहुंचा और आपके द्वारा इस रिश्वत के कांड में कोई संलिप्तता नहीं है, तो आपको इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपके नाम से रिश्वत मांगने के कारण विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने ये भी लिखा, यदि मेरे आरोप गलत हैं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि मैंने इनको पत्र भेजा, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आपके नाम से रिश्वत मांगी गई। लेकिन सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी इस पूरे मामले में मौन बनाए रखे। इस मामले में तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी मदद करिए, आप एक बार इनसे मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर प्रवीण पाठक, जो कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी थे ग्वालियर के, प्रवीण पाठक, चूंकि उनके भाई पर और उनके परिवार पर डकैती का केस लगा था, जो मैंने प्रो बोनो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनका केस लड़ा और उनके पूरे परिवार को डकैती से बचाया। चूंकि मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि नहीं आशीष भाई एक बार मेरी बात सुन लो और एक बार मिल लो। तो प्रवीण पाठक 4 जुलाई को मुझे अपनी गाड़ी से होटल सेंट्रल पार्क, जो वर्तमान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उनका अशोक सिंह का होटल है, उनके होटल में कमरा नंबर 201 में लेकर गए, जहां धर्मवीर सिंह यादव खुद मेरा इंतजार कर रहे थे, गाड़ी चलाकर अकेले आए हुए थे। इन्होंने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और बोले कि मैं आपसे बस माफी मांगी। धर्मवीर सिंह यादव एसएसपी आईपीएस जो ग्वालियर एसएसपी हैं उनके द्वारा, और बोले नहीं आप, क्योंकि ये मेरे को फंसाने के लिए है, चूंकि ये सारे अधिकारी मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो क्या है, सिर्फ राजा साहब और मोहन यादव का आदमी हूँ, दिग्विजय सिंह वो मैंने राजा साहब और मोहन यादव का आदमी हूँ। जब माफी मांग रहे थे तो वर्दी में तो नहीं थे? वर्दी में थे बिल्कुल, कैप ऐप बिल्कुल लगी हुई, वर्दी में थे। आप उस चीज के लिए मैं आज भी इन सारे आरोपों पर मैं सरकार को ये भी कहता हूँ, सरकार चाहे मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा ले, और जिन लोगों पर मैं आरोप लगा रहा हूं, चाहे वो धर्मवीर सिंह यादव हो, हिना खान हो, या जो भी पॉलिटिकल लीडर इस मामले में बीच में थे, वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लें। अगर उनको इस बात के लिए है कि आशीष चतुर्वेदी गलत बोल रहा है, मैं जब सरकार चाहे वहां अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। तो दिग्विजय सिंह से आपके व्यक्तिगत संबंध भी? दिग्विजय सिंह जी और मैं व्यापम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं, उसी माध्यम से हम लोगों का परिचय हुआ। और दिग्विजय सिंह जी कई बार मेरे घर आते रहे, मेरा दिग्विजय सिंह जी से मिलना है, पर लेकिन ना ही दिग्विजय सिंह जी से मैं आर्थिक रूप से ऑब्लाइज हूँ, ना ही मेरे ऊपर ऐसा उनका कोई व्यक्तिगत एहसान है। तो जो मेरी लड़ाइयाँ हैं वो अपने स्तर पर हैं। मैंने दिग्विजय सिंह जी को स्पष्ट कहा कि इन लड़ाइयों में यहाँ कोई, तो उन्होंने भी कहा कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, पर एक बार उनकी बात को सुन लो। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे 3 जुलाई को फोन किया, उसके बाद लगातार 1-2 बार फोन किए। फिर इस मामले में फाइनली क्या हुआ? फिर इस मामले में इसके बाद इन्होंने कुछ समय मांगा धर्मवीर सिंह ने, मैंने कहा ठीक है, बोले मैं कार्रवाई करता हूँ। और इसके बाद ये लगातार टालते रहे, चलता रहा। जांचों के नाम पर इनके एक आईपीएस थे, KM आईपीएस सियाज, ग्वालियर में उस समय एडिशनल एसपी थे। उन्होंने, आप सोचिए, शिकायत भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार का आरोप हिना खान के ऊपर, भ्रष्टाचार यानी रिश्वत देने वाला व्यक्ति साबिर खान, जांच करने वाला सियाज, KM सियाज जो कि मुस्लिम, तीनों मुस्लिम लोगों ने बैठकर आरोप, रिश्वत देने वाले के बयान लिए और रिश्वत जिसने ली उसके बयान ले लिए। ये मुस्लिम कहां से आ गए? मैं मुस्लिम इसलिए बता रहा हूं कि तीनों पूरी जांच में, अब निष्पक्ष, शिकायतकर्ता मैं था तो शिकायतकर्ता के स्टेटमेंट होने थे, मेरे स्टेटमेंट नहीं लिए गए, वो ऑडियो जब्त नहीं किया गया, क्योंकि जांचकर्ता अधिकारी मुस्लिम था। मतलब मुस्लिम आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खास लोगों ने मिलकर एक दूसरे को बचाया, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो वर्तमान भाजपा सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसने वो भी लगातार आम जनता को हिंदू मुस्लिम में लड़ा सकती है, लेकिन यहाँ मुस्लिम अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेंगे, उसका हिस्सा ऊपर पहुंचता है, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये बताना चाहता हूं मैं। आम जनता कार्यकर्ता के लिए हिंदू मुस्लिम हो सकता है,
लेकिन अधिकारी मतलब मेरे पॉडकास्ट में आप हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपके पॉडकास्ट में मैं खुद हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं खुद हिंदू मुस्लिम नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली इंसानियत और भाईचारा होता है। लेकिन मैं सरकारों का चेहरा बताना चाहता हूँ कि आम जनता और कार्यकर्ता को बोलते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आए, जहां माल बांटने की, रकम बांटने की बात आए, वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। तो शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब उनसे भी मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, शिवराज सिंह जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आरएसएस कार्यालय पे जब व्यापम के दौरान मैं जाता था, व्यापम घोटाले के दौरान, तो संघ के कुछ पदाधिकारियों ने कहा जरूर था, लेकिन मैंने कहा मैं छुपते छुपाते नहीं मिलूंगा, अगर मिलना है तो पब्लिकली, या तो वो मुझे अपने ऑफिस बुला लें, घर बुला लें, या मेरे घर आ जाए। छुपते छुपाते कि अंधेरे बंद कमरों में मिला जाए, ये मेरे सिद्धांतों के मुझे लगता है क्यों छुपते छुपाते मिलना। हाँ, धर्मवीर सिंह यादव से भी चूंकि इसलिए मिला कि प्रवीण पाठक जिनसे मैं पारिवारिक रिश्ते और भरोसे के कारण, लेकिन जब ये सारी लड़ाइयाँ चली, ये सारा मेरे साथ जो चीटिंग हुई, क्योंकि इन्होंने कहा हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, समय दे दो, और उसके बाद जिस तरीके से मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध एक तरीके से जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, इस तरीके का माहौल बनाया गया, इस पूरी लड़ाई, और इसको मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और मुझे इस बात को कहने में भी कोई संकोच नहीं। तो डायरेक्ट आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी वो कानूनी कार्रवाई की थी, उस समय नाम लिया था? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले में शामिल थे, और ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण इस मामले के, लेकिन चूंकि सीबीआई और जांच एजेंसियों ने उस ओर जांच नहीं की, और जांच को आज भी दबाए रखा। ठीक है, तो जो आप मुद्दे लेकर के आए थे वो पूरे हो गए इस पॉडकास्ट में? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं वही बताना चाहता हूँ। जो मुख्य मुद्दा अब आप बताने जा रहे हैं वो क्या है, ये बता दीजिए पहले, है क्या? मुख्य मुद्दा ये है, पुलिस अधिकारियों पर मानव तस्करी के भी आरोप लगे हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश आपने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बताया, अब स्पेसिफिक मामला बताने जा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी खासतौर से ग्वालियर के मानव तस्करी कर रहे हैं। ग्वालियर के नहीं, मध्य प्रदेश के कई अधिकारी, चूंकि इस संबंध में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की पुलिस को लपेट रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में, मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी को, क्योंकि मैंने इस संबंध में आरटीआई भी लगाई, पुलिस लगातार पुलिस अधिकारियों के आपराधिक रिकॉर्ड पूछिए तो गोपनीयता की बात करती है। जब पर्सनल सोर्सेज से जानकारी जुटाई है तो इनके टीआई मंगल सिंह पपुला, जो मुझे पहले बता दीजिए क्या मामला क्या है। हाँ, अभी मैं मानव तस्करी पर अगर बात करें तो एक डीएसपी है अजय चांदना, जो कि सेवड़ा दतिया में पोस्टेड हैं। वो शादीशुदा हैं और पहली पत्नी से उनके 3 बच्चे हैं। पहली बात तो शासकीय सेवक के 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, वो ठीक है, गलत। इसके बाद इन्होंने एक दूसरी पॉकेट विटनेस, जैसे आपने पुलिस में सुना होगा पॉकेट विटनेस होता है, ऐसे पॉकेट पत्नी रखी हुई है इन्होंने, जो इनकी पत्नी है, और सरकारी इनके विभाग को ही नहीं मालूम कि वो इनकी पत्नी है। और इनकी पत्नी लगातार लगभग कई सालों से शिकायतें कर रही हैं। किनकी पत्नी है? इनकी पॉकेट पत्नी किनकी? अजय चांदना, डीएसपी सेवड़ा दतिया। अच्छा। इनकी एक दूसरी जो सेकंड पॉकेट पत्नी है, जो एक्स्ट्रा पत्नी, दतिया जहाँ पे सब लोग मत्था टेक के हाँ, जाते हैं। पीताम्बरा माई की नगरी। मैं भी जाता हूँ पीताम्बरा माई, मैं भी गया हूँ। तो वहां पोस्टेड है ये। और इनकी पॉकेट पत्नी ने लगातार शिकायतें की कि इन्होंने इनको बहला फुसला कर सालों से रख रखा है, इनके साथ इस ब्रूटल तरीके से इन्होंने कुछ फिजिकल रिलेशन बनाए कि उनका माँ बनने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, उनका इंटरेस्ट खराब हो गया। तीसरी बात, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मध्य प्रदेश में सैरोगेसी एक्ट 2020 में आया, और 2013 में उनकी पत्नी वो आरोप लगाती है कि इन्होंने इनको 2013 में एक बच्चा दिया, डॉक्टर थरेजा जो ग्वालियर में है उनके अस्पताल में, उसको सैरोगेसी से बच्चा होना बताया कि ये सैरोगेट मदर का बच्चा मैं आपको दे रहा हूँ। सैरोगेसी में बेसिकली आप समझते होंगे, नहीं तो मैं, सैरोगेसी में दूसरी महिला के गर्भ से बच्चा आता है और दोनों महिलाओं का म्यूचुअल बेसिकली सहमति होनी चाहिए, व्यवसाय नहीं हो सकता। अब पहली बात, जांच का विषय वो दूसरी महिला यानी उस बच्चे की माँ कौन है और सैरोगेट मदर या उसकी क्या प्रक्रिया हुई। जब 2013 में सैरोगेसी लीगल नहीं थी तो वो मानव तस्करी है। जब इस संबंध में मेरे द्वारा आरटीआई से जानकारी ली गई तो उस अस्पताल ने बताया कि ऐसी कोई सैरोगेसी उनके अस्पताल में नहीं हुई। इनकी पत्नी लगातार शिकायतें कर रही, लेकिन पुलिस विभाग इस पूरे मामले को दबाने और जांच करने में लगा रहा। जांच के नाम पर सेटलमेंट हुआ।
मध्य प्रदेश के डीजीपी वर्तमान में जो कैलाश मकवाना जी हैं, उनके बेटे इंदौर में बीएसएफ में पोस्टेड हैं। इस जांच के बदले उनके बेटे के माध्यम से डील हुई। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं मध्य प्रदेश के डीजीपी पर। इस पूरे मामले में उनकी बेटे के माध्यम से डील हुई और इस पूरी जांच को बंद किया गया और उस जांच को बंद करने के साथ उनको सेवड़ा एसडीओपी पोस्टिंग दी गई, जहां किनको? अजय चांदना डीएसपी को, जहां इतने गंभीर आरोप हैं कि इलीगल सैरोगेसी, फर्जी समग्र आईडी बनाकर दूसरी पत्नी के साथ शादी में होना, फर्जी संपत्ति एकत्रित करना और आरोप लगाने वाला यानी कि उनकी जो पॉकेट पत्नी, सेकंड पत्नी है, वो स्वयं मतलब कोई कॉमन मैन नहीं है, घर का व्यक्ति उनके आरोप लगा रहा है और उसके बाद पुलिस लगातार जांच नहीं कर रही है और रिकॉर्ड नहीं दे रही है। जब इस संबंध में मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई तो पुलिस गोपनीयता के नाम पर, जो पुलिस, मेरा बड़ा सवाल यह है कि दूसरों का चरित्र सत्यापन करती है। अगर आपको, हमको कहीं नौकरी में जाना हो तो अपना चरित्र सत्यापन कराना पड़ता है पुलिस से। जब इनका चरित्र और साफ नहीं तो ये दूसरों का क्या चरित्र सत्यापन करेंगे? इन सारे मामलों को दबाने के लिए पुलिस ने जो मेरे साथ किया, मैं एक नए स्टेप पर आपको बताता हूं कि इन सारे मामलों को उजागर करने की परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाना शुरू किए। तो अब तक कुल कितने मुकदमे जीवन में हुए आपके ऊपर? अब तक मेरे खिलाफ तीन एफआईआर इनके द्वारा की जा चुकी हैं, जिसमें एक एफआईआर 20 जनवरी 2025 को की गई, जिसमें एक ऑडियो इनके द्वारा 18 जनवरी 2025 को वायरल कराया गया पुलिस के द्वारा। जब लल्लन टॉप के इंटरव्यू के बाद मैंने इनके खिलाफ ट्विटर वॉर छेड़ दिया था। ट्विटर पर लगातार मैं इनके पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप जिम्मेदारी पूर्वक लगा रहा था। तो इन्होंने 18 जनवरी को एक ऑडियो वायरल किया जो उसमें कई गाली गलौज का आरोप था। तो ऑडियो वायरल होने के बाद मेरे पास मैसेज कराया कि अगर नहीं माने, अपनी लड़ाई को नहीं रोका तो एफआईआर कर देंगे। तो मेरे द्वारा मैसेंजर को मैसेज दिया गया कि जो करना करिए, मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूँ। 20 जनवरी को रात 12 बजे मेरे खिलाफ एफआईआर होती है कि 2.5 साल पहले, 813 दिन पहले, मतलब 813 दिन तक ये सोते रहे। मैंने 813 दिन पहले इनके पुलिस अधिकारियों को गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। वो पुलिस अधिकारी बताए गए कि मेरी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। जब इस मामले में इनके द्वारा झूठी जांच को आगे बढ़ा दिया गया, जांच कार्रवाई कर दी गई, तो मेरे संज्ञान में आया, मैंने पता किया, उसमें एक आरक्षक नंद किशोर बोहरे को भी गवाह बनाया गया, साथ में पीड़ित बताया गया कि वो उस दिनांक को मेरे घर के बाहर बैठे थे और मैंने 29 अक्टूबर 2022 को उनको गालियां दी। 29 अक्टूबर 2022 को वो मेरी गनमैन ड्यूटी में नहीं थी, वो संभवतः उमा भारती या प्रहलाद पटेल की गनमैन ड्यूटी में थे। तो जब भाई वो उमा भारती या प्रहलाद पटेल की गनमैन ड्यूटी में थे तो दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो उमा भारती और प्रहलाद पटेल मेरे घर आए हो या मैं उनके पास, चूंकि घटनास्थल मेरा घर है तो उनका आना लाजमी है, फिर ड्यूटी छोड़ के आया। मतलब पुलिस ने फर्जी एफआईआर लिख दी, फर्जी ऑडियो कहानी के आधार पर। इसके बाद उस मामले से मैं दबाव में नहीं आया तो एक दूसरे मामले में मेरे खिलाफ चार्जशीट पेश की, जो 2018 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे विरुद्ध दर्ज कराया गया था कि मैंने आरएसएस कार्यालय में घुसकर जबरन ट्रेसपास किया और जब आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिसबिहेव किया, गाली गलौज की। इस पूरे मामले को दर्ज कराने के बाद लगभग 10 दिन बाद आरएसएस के उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा मुझ पर राजीनामे का दबाव डाला गया। यहाँ आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं आरोपी हूं उस मामले में, और जनरली मामलों में आप देखिए आरोपी फरियादी और गवाह पर दबाव डालता है। यहाँ फरियादी और गवाह आरोपी पर राजीनामे का दबाव डाल रहे थे। मैं चाहता तो 2018 में इस मामले को कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि आपने एफआईआर कराई है, कोर्ट में देखेंगे भाई क्यों राजीनामे, मैं नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज। 2018 का वो मामला बंद पड़ा रहा, कई अधिकारियों ने उसमें एफआईआर लगा दी, कई आईपीएस अधिकारियों ने जांच की, प्रमाण नहीं पाए गए मेरे खिलाफ चार्जशीट के। और धर्मवीर सिंह यादव ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, चूंकि पर्सनल लड़ाई को अब मुझे परेशान करने के लिए, हरेस करने के लिए, डीएसपी मनीष यादव को वो जांच देकर आनंद फानन में बिना किसी नई तथ्यों के मेरे विरुद्ध झूठा चालान पेश करा दिया। और चालान जब पेश हुआ तो मैंने कोर्ट में गया, अपीयर हुआ, जब चालान की कॉपी ली तो आरोप सिद्ध करते समय इनके द्वारा कंक्लूजन में लिखा गया आशीष गुप्ता के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए। मेरे द्वारा ये बात न्यायालय को भी कही गई कि भाई चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि चार्जशीट में एक्यूज का नाम गलत नहीं हो सकता, लिखना चाहिए, अगर है तो आपको वापस करना चाहिए। आप आशीष चतुर्वेदी हैं, आपका नाम चार्जशीट में आशीष गुप्ता, मेरा नाम नहीं। अब आशीष गुप्ता के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। तब भी आप देखिए न्याय व्यवस्था, जो अंधी बहरी न्याय व्यवस्था है,
इस पूरे सिस्टम के दबाव में एक बहाव में बहे चली जा रही है और सिर्फ हरेस करने के लिए इलीगल ट्रायल चला रही है। जिस जज को उसका जुरिडिक्शन नहीं था उस थाने को सुनने का, चूंकि आपने ये बात यहाँ दिल्ली बैठ के भी देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट भी रोस्टर प्रणाली पर चलता है। कोई भी न्यायालय हो उसकी रोस्टर प्रणाली होती है, कौन सा मामला कौन सा जज सुनेगा, ये रोस्टर पे प्रोसेस पे तय होता है। जनकगंज थाने का वो मामला था, किसी दूसरे जज के यहाँ वो थाना लगता था और सीजेएम ने इलीगली उस मामले को अपने यहाँ सुना, इलीगली उस चालान को एक्सेप्ट किया। जब बाद में मेरे द्वारा इस पर शिकायत की गई तो इस मामले में बोले नहीं वो ऐसा और वैसा, और उसके बाद ट्रांसफर करना पड़ा उनको इस मामले को। लेकिन भाई आप गलत कर रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? जब न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग दूषित होकर और दूषित मानसिकता से न्याय करेंगे, मतलब सीजेएम जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो पर्सनल दुश्मनी, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारे मामले हैं और लगातार पर्सनली दुश्मनी के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन मैं इस लड़ाई में ना तो झुकूंगा ना डरूंगा। तो ये सारे जो मामले हुए, आपने जो सुरक्षा की बात कही, जो आपको सुरक्षा मिली हुई थी, वो आपने खुद से सरेंडर कर दी? मैंने खुद से सरेंडर कर दिए, क्योंकि इनके द्वारा धर्मवीर सिंह यादव के द्वारा जेल 2 आरोपियों को पैरोल की अनुशंसा की गई जो रिकॉर्ड पर है। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरी हत्या के लिए उनको छुड़वाया था। तो मेरे द्वारा जब धर्मवीर सिंह और पुलिस खुद मेरी हत्या कराना चाहती है, कई सारे अधिकारी, तो इनकी पुलिस की सुरक्षा रख के मैं करता क्या, इसलिए मेरे द्वारा वापस की गई। और आप ताज्जुब देखिए कि 1 साल से सुरक्षा के नाम पर कागजी खाना पूर्ति होकर दुरुपयोग हो रहा है शासकीय धन का। मैं कई बार इस बात को नीचे थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी तक को लिखकर दे चुका हूं कि इस धन की रिकवरी भाई आप किससे करेंगे? कागजों में आप जो दिखा रहे हैं लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना मेरी सुरक्षा के नाम पर खर्च करना, क्योंकि मेरे साथ 1 सेकंड के लिए मैं किसी को नहीं रखा हूं, ना मेरे साथ। आपने सरेंडर भी कर दिया, फिर भी पुलिस के खाते में आपके नाम की सुरक्षा जारी है। अभी मैं यहाँ आपके साथ दिल्ली बैठा हूं और मेरे ऑन रिकॉर्ड कागजों में आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा में गनमैन लगा हुआ है। अच्छा, अभी भी पुलिस की ओर से हाँ। गनमैन आपको मिला हुआ है? हाँ, इन्होंने कागज में जासूसी करने के लिए बेसिकली मेरे घर से कुछ दूर बैठता है, कौन मिलने आ रहा है, कौन क्या है, जिससे सोशल बाइकआउट हो जाए मेरा। कितने साल से आपको सुरक्षा मिली हुई है? 2014 से। 2014। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। मेरे और धर्मवीर ग्वालियर एसएसपी जो है उनके मामले में और जिस एक्सटॉर्शन के मामले में कांग्रेसी विधायकों के साथ एक भाजपा के विधायक चंद्रशेखर देशमुख, उन्होंने शिकायत की। वो शिकायत की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस पूरे मामले में धर्मवीर सिंह यादव और आशीष चतुर्वेदी की कॉल डिटेल यानी सीडीआर डाटा और सबूतों के तथ्यों के आधार पर गहनता से जांच कराई जाए और जिन आरोपों की जो भी रिपोर्ट हो उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि सरकार का मतलब उसमें पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार का और मोहन सरकार की छवि धूमिल हो रही है, अन्यथा इस पूरे मामले पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा। किसने कहा? भाजपा के विधायक चंद्रशेखर देशमुख, उन्होंने एसीएस होम को चिट्ठी लिखी, डीजीपी को चिट्ठी लिखी, आईजी ग्वालियर को चिट्ठी लिखी और डीआईजी और शायद संभवतः एसपी ग्वालियर को भी चिट्ठी लिखी। लेकिन आप ताज्जुब देखिए, इस चिट्ठी के लिखे जाने के बाद कोई जांच, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। उल्टा इस चिट्ठी जो मार्च में लिखी गई, इसके बाद चूंकि इन्होंने देखा इस तरीके का ये माहौल इनके खिलाफ बन रहा है, तो मेरे और मेरे माँ बाप के खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया। गवाह वारंट पे इनकी पुलिस टीम मेरी गवाही से 18 दिन पहले मेरे घर आती है और मुझे आरोपियों की तरह पकड़ कर ले जाती है, हरेस करती है। उस पूरी एपिसोड में मेरा सर भी फूट जाता है और जब न्यायालय लेकर जाती है तो न्यायालय कहता है चूंकि ये गवाह है भाई, आरोपी नहीं, प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, आप इस तरीके से। तो न्यायालय ने कहा आज इनकी जरूरत नहीं है, 16 अप्रैल को लाना था। पहले तो न्यायालय को झूठी जानकारी देकर मेरे गवाह वारंट निकलवाए, लेकिन गवाह और आरोपी दोनों का प्रोसेस अलग होता है। इसके बाद इन्होंने जो पुलिसकर्मी इनके सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा है, उनको दीपक यादव जो व्यापम कांड के आरोपी हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार निगम जो मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन थे, इन सब के खिलाफ मेरी शिकायतें सिद्ध हुई, जिसमें दीपक यादव जेल रहे, इनके भाई जेल रहे। अक्षय निगम के खिलाफ करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच एक वित्तीय समिति द्वारा सिद्ध की गई। इन लोगों के अस्पताल में उनको भर्ती कराया और फर्जी एमएलसी बनवाई गई। फर्जी रिपोर्टें दिखाई गई कि इनको ऑक्सीपेटल रीजन पे चोट आई और वहां सूचर बाउंड यानी टाके लगाए गए, चेस्ट में इंजरी दिखाई गई। जब ये सारे मामले के बाद इन्होंने, चूंकि ये तैयारी थी मुझे और मेरे माँ बाप को जेल भेजने के लिए, उस पूरे मामले में आईपीसी की धारा बेसिकली कहें तो 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर बढ़ाने के लिए।
जब ये मुझे पता लगा तो मेरे द्वारा शिकायत की गई मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए, क्योंकि मेडिकल इंजरी को मेडिकल बोर्ड ही वेरीफाई करेगा। तो मेडिकल बोर्ड गया तो मेडिकल बोर्ड ने पाया कि वो फिट एंड फाइन आराम से लेटे हुए हैं, तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इस दरमियान दीपक यादव के ही स्टाफ के उनके जो पीए हैं उनसे एक व्यक्ति ने बात की, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सौंपूंगा। उसमें वो रिकॉर्डिंग में क्लियर कह रहा है उनका पीए, वो तो दीपक यादव का अंडर काम करता है धर्मवीर, तो जैसा वो बोलेंगे अब आशीष को निपटाने के लिए फर्जी एमएलसी बनाई जा रही है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सौंपूंगा। इसके बाद कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हुई, मार्च की ये घटना थी। और आप सोचिए मार्च से आज तक यानी जनवरी में बैठे हैं, लगभग 10 महीने हैं, आज तक किसी भी जांच कमेटी के सामने उनका जो पीड़ित है आशीष शर्मा सब इंस्पेक्टर, जिसने कहा कि मुझे चोट आई और भर्ती रहा, वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने नहीं जा रहा है। 15 जुलाई को मेडिकल बोर्ड के सामने गया, मेडिकल बोर्ड ने उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो बोलता है मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगा, आज मुझे घबराहट हो रही है। तो उन्होंने बताया कि आपका HRCT होना है, MRI ब्रेन होना है, जिससे आपके सर की चोट का पता लग सके, और कुछ ब्लड की जांचें बताई थी। रिटर्न कंसेंट मेडिकल बोर्ड को देकर आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे RTI में मिली, और उसके बाद गायब हो जाता है। इस पूरे मामले के लिए उस सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराने के लिए मेरे द्वारा हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, लेकिन तारीख दर तारीख दी जा रही है। और आप दूसरी ओर देखिए, कानून ये कहता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे ट्रायल नहीं चल सकता, फर्जी दस्तावेज पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। जिस डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन नहीं, वो MLC जो फर्जी है, और न्यायालय इनके सिस्टम के दबाव में उस पर ट्रायल चला रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, MLC करने वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हृदय त्रिवेदी। जब उस डॉक्टर के संबंध में मैंने पता किया तो ग्वालियर से दतिया, और दतिया के पास एक सालोन भी पड़ता है भांडेर तहसील में, मतलब उस हॉस्पिटल से लगभग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर। वो डॉक्टर उस तारीख को, जिस दिन यहाँ ग्वालियर में MLC हो रही है उसके साइन से, वो सालोन बी में पोस्टेड है, और सालोन बी में मरीजों को देखा, अटेंडेंस रजिस्टर पर उस डॉक्टर के हृदय त्रिवेदी के साइन है, साथ ही 25 लगभग 27 मरीजों को देखा, उनकी OPD लिस्ट है। और सार्थक ऐप, जो गवर्नमेंट का एक सरकारी कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस लगाने का ऐप है, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ कर्मचारी की वीडियो भी आती है, उस ऐप के थ्रू उसकी अटेंडेंस सिक्योर हुई है। फिर स्पाइडरमैन की तरह वो यहाँ भी आ गया ग्वालियर, और यहाँ भी कर रहा है। तो जब इस बात को मेरे द्वारा कहा गया तो आप सोचिए इस बात को भी कोई, क्योंकि भाई एक व्यक्ति 2 जगह, और उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है, कमेटी कहती है वो दतिया में भी थे और ग्वालियर में भी थे। मैं ये जानना चाहता हूं भाई, एक व्यक्ति 2 जगह कैसे एक टाइम पर, संभव नहीं है ना। क्या आप सुपर ह्यूमन हो गए तो सुपर ह्यूमन वाली पावर है, बताइए तो। अभी कुल कितने मुकदमे आप पर चल रहे हैं? मेरे खिलाफ 3 मामले अभी भी चल रहे हैं? हाँ, जिसमें एक मामला मेरी माँ और पिताजी के साथ उन पर भी दर्ज किया गया, 2 मामले 3 मामला, और उसमें मैं साथ में हूँ, 2 मामले मेरे पे इंडिविजुअल है। और ये तीनों कोई बहुत गंभीर मामले नहीं है? नहीं, तीनों मामले इन्होंने बनाए गंभीर, लेकिन कोई भी मामला, चूंकि ये समय के साथ लंबा खींच सकते हैं, हरेस कर सकते हैं। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से MLC की जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, उसमें मेडिकल बोर्ड ने क्लियर फाइंडिंग दी, द ऑक्सीपिटल रीजन पर जो सूचर बाउंड है वो किसने लगाए, कब लगाए, ये पता नहीं है। आशीष चतुर्वेदी बता रहे हैं कि देश का तीसरा सबसे बड़ा मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर किया पुलिस ने। हाँ, 50 करोड़ का मानहानि दावा CSP हिना खान के द्वारा मुझ पर लगाया गया। जब ये लड़ाई मेरे द्वारा चालू की गई तो मार्च में, 22 मार्च को पहले इन्होंने मुझे झूठे मामले में फंसाने की प्लानिंग की, वो सक्सेस नहीं हुई। तो 28 मार्च को एक मामला पेश किया गया जिला न्यायालय में, मानहानि का दावा, 50 करोड़ का मानहानि दावा, जिसमें कोर्ट फीस आज तक नहीं भरी गई। चूंकि उस मानहानि दावे के बाद मैं दबाव में नहीं आया, मैंने कहा चूंकि मानहानि आपने दायर की है तो आप कोर्ट में जाकर मानहानि को प्रमाणित करें, और जब कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं अपना पक्ष भी रखूंगा, और अगर कोर्ट को सही लगेगा कि मैं गलत हूं तो निश्चित रूप से मानहानि में जो कार्रवाई मुझ पर होनी होगी, अगर वो आदेश देगा 50 करोड़ तो मैं अपने लीवर किडनी बेच के दूंगा जैसे भी है। लेकिन अगर चूंकि जैसे मेरे पास सबूत हैं, अगर कहीं वो उल्टे पड़े तो समस्या आएगी। तो उस जब दबाव में मैं नहीं आया तो पुलिस अधिकारी आज तक मार्च के बाद से उस मानहानि दावे में गवाही नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट फीस नहीं भर पा रहे हैं। इसको लेकर भी MP तक जो आज तक का प्लेटफॉर्म है, उसने बीच में खबर भी चलाई कि मानहानि दावे को महीनों से ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है हिना खान ने, क्यों नहीं जा रही हैं गवाही देने। मतलब ये सारी चीजें बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि मानहानि दावा। आपने एक और यूट्यूबर प्लेटफॉर्म है आदित्य सिंह जी, उन्होंने
बड़ा स्पष्ट इस पर एक बड़ा ब्रीफ एनालिसिस चलाया कि क्या मानहानि दावे टूल की तरह हैं एक्टिविस्टों को या किसी अन्य व्यक्तियों को, जैसे बड़ी कंपनियां किसी पर भी प्रेशर में लाने के लिए सिर्फ मानहानि सूट फाइल कर देती हैं। क्योंकि अगर ये सच में मानहानि है और इनको लगता है मैं गलत हूं और इनके पास एक प्रमाण है, तो मार्च में मानहानि दावा दायर किया गया। अब तक तो इनको अपने स्वयं के बयान, अपने गवाहों के बयान और प्रमाण न्यायालय में सौंप देने चाहिए। आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आप गालियां बहुत देते हैं। देखिए, गाली हर आदमी देता है, मतलब मध्य प्रदेश का तो अभी सर्वे आया कि हर दूसरा आदमी गालीबाज है। लेकिन गाली देने की कारण और परिस्थितियां क्या है? जब आप सोचिए कोई आम आदमी, आप मेरी जगह आकर सोचिए, कोई आपसे रिश्वत ले, मांगे, परेशान करे आपके जेन्युइन काम के लिए या किसी दूसरे के, जैसी मेरी आप ये मान रहे हैं गालियां आप खूब और प्रचुर मात्रा में देते हैं? नहीं, गालियां परिस्थिति चूंकि जैसी उत्पन्न की जाएगी, आदमी अपने बचाव में और सेल्फ डिफेंस में आदमी का मर्डर तक कर देता है। जब कोई आपको गालियां देगा, आपको उकसाएगा, आपको मारने के लिए आएगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति होगा कि पत्थर मारने वाले को फूलों की माला लेकर जाएगा। वो महात्मा गांधी जी हो सकते हैं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, इस बात को मैं कहता हूं। अगर कोई पत्थर मारेगा तो मैं फूल की माला नहीं पहना सकता। तो चलिए, आपके किस्से तो अनंत हैं जिसका समापन नहीं हो सकता, लेकिन ग्वालियर से आप आए, अपने आप में बात कही, संतुष्टि है? हाँ, बिल्कुल संतुष्टि है। तो आशीष चतुर्वेदी, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं इस पॉडकास्ट में जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा था कि इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें इन्होंने कही, जितने भी नाम लिए, उन सब से मेरा या इस रविकांत टीवी प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई पुष्टि नहीं है। आशीष चतुर्वेदी अपनी जिम्मेदारी पर, चूंकि लॉयर भी हैं और देश के बड़े नाम हैं, व्यापम घोटाले में विसल ब्लोअर रहे हैं, तो ये अपनी जिम्मेदारी पर वो सारे नाम इन्होंने लिए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये सारे नाम मेरे द्वारा मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ और प्रमाणों पर आधारित हैं। आरोप जिन भी लोगों पर लगाए गए हैं मेरे द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाए गए हैं, और वीडियो के बीच में भी मेरे द्वारा इस बात को कहा गया कि मैं इन आरोपों के लिए अपना नार्को पॉलीग्राफिक या ट्रूथ सीरम टेस्ट जो भी सरकार कराना चाहे कराने के लिए तैयार हूं, और सामने वाले लोग भी इसके लिए तैयार हैं। तो बड़ी बेबाकी से आशीष चतुर्वेदी अपनी बात रखते हैं, और चूंकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई समाज से ही लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम इनका इतना सहयोग जरूर कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पर इनको अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, ताकि समाज में दूसरों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की जिस कदर कमी है, वो कमी इसी तरीके से न रह जाए। जो दूसरों के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो ये सोचें कि समाज उनका साथ देता है। हमारे इस पॉडकास्ट को हमारे सीनियर कैमरामैन अजय तिवारी हैंडल कर रहे हैं, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।